हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल काउट्स एकेडमी। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होता है किसी मेटल के सरफेस से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन और फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस बताती है कि वेव नेचर ऑफ मैटर। पहली बात तो हाइपोथेसिस का मतलब आप समझ लीजिए कि हाइपोथेसिस एक ऐसी थ्योरी है जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया गया उस समय, इसलिए इसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहा गया। हाइपोथेसिस ये कहाँ से आई इसको भी देखते हैं। 1905 के पहले लाइट जो है वो वेव मानी जाती थी और लाइट की वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तीन चीजें थी। उन्नीस सौ 1905 के बाद हमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट या कुछ ऐसी फिनोमेना मिली जो लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी। वो केवल तभी एक्सप्लेन हो सकती थी जब लाइट को हम एज ए पार्टिकल माने। वो आपकी जो फिनोमेना थी वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तीन फिनोमेना ऐसी थी जो तभी एक्सप्लेन होती थी जब लाइट को आप क्या माने, पार्टिकल। लाइट का पार्टिकल क्या है, फोटोन। अब आते हैं डी ब्रॉगली पर। डी ब्रॉगली एक यंग स्कॉलर थे जो कि अपनी पीएचडी पूरी कर रहे थे। तो अपनी पीएचडी की थीसिस के रूप में उन्होंने ये हाइपोथेसिस सबमिट की। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, नेचर हैज सिमेट्री। इसका मतलब समझते हैं। नेचर है सिमेट्री का मतलब क्या है? इफ लाइट कैन बिकम्स पार्टिकल then matter can also become wave। अगर लाइट पार्टिकल बन सकती है तो मैटर भी वेव बन सकता है। अगर लाइट पार्टिकल बन सकती है तो मैटर भी वेव बन सकता है। इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, every moving particle has a wave associated with it। कोई भी पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है, चाहे वो हम हो, आप हो या इस मार्कर को अगर फेंका जाए, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई वेव जरूर होगी। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। इस स्टेटमेंट का बहुत विरोध हुआ। लोगों ने कहा ठीक है भाई, अगर वेव है तो वेव दिखाओ। तो डी ब्रॉगली ने कहा चलो दिखाते हैं। अब इसका आप एग्जाम्पल देखिए। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि ये जो वेवलेंथ होगी ये इस एक्सप्रेशन के थ्रू दी जाएगी, जहां पर h आपका प्लैंक कांस्टेंट है और p आपका क्या है, मोमेंटम। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, h अपॉन p क्या होता है भाई, m इंटू v। अब यहां देखिए लैम्डा, ये किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। क्या है ये, वेवलेंथ। h तो कांस्टेंट है। मास और वेलोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की। आप कहते हैं ना कि ये कार जो है इतने मीटर पर सेकंड से जा रही है, इसका वेट इतना है, या कि कोई आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, उसका वेट 100 kg है। अब देखिए एक एग्जांपल से अगर हम देखें, मान लीजिए किसी आदमी का ह्यूमन का
एग्जाम्पल कंसीडर करें, मान लीजिए उसका वेट जो है 100 kg है और वो 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है या चल रहा है। तो अगर हम उसकी वेव निकालना चाहें तो क्या होगा भाई, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.6 अप्रॉक्स वैल्यू 10 टू पावर माइनस 34 SI यूनिट में। m क्या है आपका 100 और v क्या है 10। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। कोई दिक्कत, ये किस में होगी, मीटर में। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत छोटी वैल्यू है जिसको कि हम ऑब्जर्व कर सकें, इसलिए किसी ह्यूमन के साथ या किसी ऐसे पार्टिकल के साथ जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है हमको वेव होती तो है, ये देखिए वेव तो है, लेकिन वो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये डी ब्रॉगली ने बताया। लेकिन डी ब्रॉगली ने यह भी कहा अगर कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसका मास बहुत कम हो और वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो तो उसके साथ हमको वेव जरूर मिलेगी। अगर हम एक और एग्जांपल देखें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। अगर आपने बोर मॉडल में देखा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो उसको हम 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, m की वैल्यू क्या है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 10 टू पावर 6। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स 7 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी, जो कि आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे पार्टिकल जिनका मास बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो वेव नेचर को शो कर रहे हैं और उसकी वेव की वेवलेंथ हम कैलकुलेट करके ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पार्टिकल जिनका मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी भी कम है, वेव तो उनके साथ भी होगी लेकिन उस वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो हमारी लिमिटेशन है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिटेशन है, लेकिन वेव वहाँ पर जरूर होगी। ये डी ब्रॉगली ने अपनी थीसिस में लिखा। अब देखिए आपके सिलेबस में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसके लिए आपको कुछ फार्मूलेस की जरूरत है, वो हम देखते हैं कैसे। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया, ठीक। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसको कैसे डिनोट करें तो आप जानते हैं कि क्या होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 2m के, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई अंडर रूट 2m के। इस वैल्यू को यहां रख दीजिए तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा भाई h अपान अंडर रूट 2m के। ये लैम्डा का पहला फॉर्मूला है। अब देखिए अगर कोई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कब काम आएगा जब आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल हो। मान लीजिए वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है v है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मान लीजिए कि ये यहाँ का वोल्टेज 0 है और यहाँ का v है। किसी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है उसको आप यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा भाई q इंटू डेल्टा वी, q v माइनस 0 बराबर q इंटू वी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई q इंटू वी। कोई प्रॉब्लम। इस काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्या है ये के, इसका वैल्यू आप कहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या मिलेगा आपको लैम्डा बराबर h अपान अंडर रूट 2m QV। कोई प्रॉब्लम।
अब देखिए ये आपका क्या हो गया भाई, दूसरा टाइप आपका इसी इक्वेशन का। एक टाइप और है, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम किसी गैस की बात करें तो आपने काइनेटिक थ्योरी, आप गैसेस जो 11th में उसमें आपने पढ़ा होगा, कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है भाई, F/2 kT। के जहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपका क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। अगर मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 3 F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 kT। ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसको भाई पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये के काइनेटिक एनर्जी का है और ये के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, तो कंफ्यूज ना हो। लैम्डा बराबर h/√2m 3/2 kT। 2 से 2 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, h/√3m kT। ये आपका तीसरा फॉर्म हो गया। किसी भी फॉर्म में न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, तीनों इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए, वैल्यू पुट करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है। एच क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। एम क्या है, मास, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। क्या क्या वेरी करेगा, टी और लैम्डा, ठीक है। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से कंफ्यूज इसको मत करिएगा। ये तो हो गई भाई आपकी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या बताया भाई, नेचर के पास क्या होती है, सिमेट्री। अगर लाइट जो है वो पार्टिकल बन सकती है तो कोई पार्टिकल भी वेव बन सकता है। और डी ब्रॉगली ने ये भी कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव जरूर होगी जो उसके साथ क्या होगी, एसोसिएट होगी, और उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा बराबर h/p। अब देखिए हम लोग को क्या देखना है आगे। अब हम लोग, अच्छा, जैसा कि हमने भी बताया कि डी ब्रॉगली ने केवल हाइपोथेसिस दी थी, उसके पास कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन कुछ समय बाद डी ब्रॉगली की थ्योरी को प्रूफ किया गया डेविसन और जर्मर द्वारा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि लाइट का जो वेव नेचर है वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन दिखाता था। डेविसन जर्मन ने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, पार्टिकल उन्होंने लिया इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग में उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया। उन्होंने कहा अगर हम ये दिखा दें कि इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो वेव में होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वेव, और इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल एज वेव नेचर में आ जाएगी। उन्होंने लिया इलेक्ट्रॉन और उन्होंने ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्रैक्शन शो करता है। तो डिफ्रैक्शन क्या है भाई, वेव फिनोमेना है, और इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहा है, वेव फिनोमेना, जिससे क्या हो जाएगा, वेव पार्टिकल डुअलिटी को शो करेगा। अब इसका हम लोग सेटअप बना लेते हैं। सेटअप क्या था इसका भाई, सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक टंगस्टन का फिलामेंट लिया, इसके ऊपर हमने बेरियम ऑक्साइड की क्या की, कोटिंग कर दी। बेरियम ऑक्साइड क्यों लिया, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है,
थोड़ा सा भी अगर ये टंगस्टन का फिलामेंट हीट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा। इसको एक 6 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया। जब ये फिलामेंट हीट होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। यहां पर हमने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली है जिसका जो ये होल है ये बहुत क्या है, नैरो है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन की एक नैरो बीम जो है वो प्रोड्यूस कर सके हम इससे। यहाँ पर हमने एक इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को एक हमने वेरी हाई वोल्टेज की पॉजिटिव, इसके कंपैरिजन में बहुत हाई, ये जो 6 वोल्ट की अप्लाई की है इसके कंपैरिजन में लगभग इसको हम 44 से लेके मान लीजिए कि 70 वोल्ट तक की एक बैटरी हमने लगाई हुई है। इससे हम क्या कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव बैटरी यहाँ पे हमने लगाई हुई तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो है यहां पर हमने लिए एक टारगेट प्लेट, ये क्या है, एक निकल का क्रिस्टल है, ठीक। यहां पर हमने सर्कुलर स्केल में फिर से एक बार समझिए, टंगस्टन का एक फिलामेंट लिया हुआ है, इस फिलामेंट में हमने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की हुई है। जब इस टंगस्टन के फिलामेंट को हम गर्म करेंगे तो इस बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। बेरियम ऑक्साइड लेने का कारण यही है कि इसका वर्क फंक्शन जो है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए कम एनर्जी पर ही। अच्छा, कौन सा एमिशन हो रहा है यहाँ पर, थर्मो आयनिक। क्यों, टंगस्टन को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं बेरियम ऑक्साइड से। यहाँ पर हमने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली है जिसके जो होल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत फाइन है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की बीम क्या हो सके, एक नैरो बीम के रूप में निकल सके। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को हमने हाई वोल्टेज की पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ा रही है। हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन जब निकल के इस टारगेट प्लेट जो कि निकल की है उससे टकराते हैं, और हमने नीचे यहाँ पे क्या लगाई हुई है, एक सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर बनाई बस इतनी है, बाकी ये है पूरी एक सर्किल में। इस पर एक हमने मूविंग डिटेक्टर लगाया हुआ है, और इस मूविंग डिटेक्टर को हमने जोड़ा है गैल्वेनोमीटर से। तो एक्सपेरिमेंट में देखा क्या गया, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि एक निश्चित वोल्टेज, ये हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, वैरी करेंगे, एक निश्चित वोल्टेज और एक निश्चित एंगल फाई के लिए, फाई क्या है, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब मैक्सिमम मिलेगा, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। उसके बाद डेविसन जर्मन ने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ कुछ इस तरह का था, सॉरी इसको आप इस तरह का ग्राफ था, ये आपका जो है पीक वैल्यू थी, ये उन्होंने ग्राफ बनाया फाई के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में। इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो रही थी जब फाई की वैल्यू आप ले रहे थे 50 डिग्री, यानी कि एक निश्चित वोल्टेज पे, वो निश्चित वोल्टेज क्या था आपका, 54 वोल्ट, एट 54 वोल्ट। यानी कि जब इस टेम्परेचर को बढ़ाकर 54 वोल्ट कर दिया गया, और इस फाई, इसको आप सर्कुलर स्केल को आप मूव करेंगे सर्कुलरली, तो इसका एंगल जो है वो चेंज होता रहेगा।
तो डेविसन जर्मर ने देखा कि जब ये एंगल 50 डिग्री था और ये वोल्टेज 54 वोल्ट पे था, तब ये जो पीक थी इंटेंसिटी की वो मैक्सिमम पाई गई। और भी जगह इंटेंसिटी मिल रही थी लेकिन वो मैक्सिमम नहीं थी, वो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी की वैल्यू थी, लेकिन जो मैक्सिमम मिल रही थी वो एक सर्टेन एंगल और सर्टेन वोल्टेज पे ही मिल रही थी। और ये फिनोमेना हमको देखने को कहाँ मिलती है? जब हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। ये किसकी कंडीशन है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जब इंटेंसिटी आपकी क्या हो रही है? मैक्सिमम, जिससे उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन नेचर भी शो करता है। इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है और डिफ्रैक्शन जो ऐसी फिनोमेना है जो वेव की है वो उसको शो करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। इसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया गया कि लाइट जो है वो वेव भी है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक पार्टिकल भी है। ये था डेविसन जर्मर का सेटअप। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है वेवलेंथ की वैल्यू निकाली, अच्छा अगर आप इसको थ्योरेटिकली वैल्यू निकालें तो आपका क्या था? लैम्डा बराबर h/√2m। इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? E और V की वैल्यू अब अगर आप 54 वोल्ट लेंगे और लैम्डा को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की जो लगभग वैल्यू आएगी वो 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगी। जी आपकी क्या हो गई भाई? थ्योरेटिकल वैल्यू। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली, आपके सिलेबस में नहीं है, आप यहाँ पर जब ब्रैग्स लॉ का यूज करेंगे क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के लिए तो उससे आप यहाँ पर वैल्यू लैम्डा की निकाल सकते हैं। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली लैम्डा की वैल्यू निकाली तो वो लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम आई, जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू से काफ़ी हद तक मैच हो रही थी, जिससे ये सिद्ध हो गया कि डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही था। 1929 में डी ब्रॉगली को भी नोबेल प्राइज मिला। यही एक्सपेरिमेंट एक दूसरे तरीके से जीपी थॉमसन ने भी किया। ये जे थॉमसन के लड़के थे, जे थॉमसन जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। तो डेविसन और जीपी थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला इस एक्सपेरिमेंट के लिए। एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जर्मर को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। जर्मर के साथ बहुत अन्याय हुआ, इस अन्याय का हम विरोध करते हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आइए। बंद करिए इसे। हो गया? हाँ, इसके पहले भी एक आधे मिनट